अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए बाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि PDM के साथ मुआहदों पर अमल दरामद अगर नहीं हुआ तो अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऑप्शन MQM के पास मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन हमारा मुतालबा नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो हम तैयार हैं। नाज़रीन, अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो IMF से किस्त हासिल करने के लिए मुश्किल सियासी माशी फैसले करने होंगे और यही सवाल अब किया जा रहा है कि क्या मौजूदा हालात में मुल्क कौमी इंतखाबात की तरफ जा सकता है। और इसी सवाल को लेके कल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादियों से एक मुलाकात भी रखी है, एक इजलास भी रखा है और नून लीग और इत्तेहादी जो है क्या वो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी कर पाएंगे और क्या महंगाई का बोझ जो है वो उठा पाएंगे, यही बहुत बड़ा सवाल है। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ हैं और रिटायर्ड जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं और सेक्रेटरी दफा रह चुके हैं। सबसे पहले जाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये बात की जा रही है और इमरान खान साहब भी डेडलाइन देते हैं कि जी 20 मई को मैं इस्लामाबाद की तरफ आऊंगा, आप जल्द से जल्द इंतखाबात कराएं। तो आपको लग रहा है कि अब ये असेंबलियां मुद्दत पूरी नहीं करेंगी जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2023 तक ये मामला जाएगा, और क्या इसी साल जो है अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे? नहीं, देखिए, इलेक्शन के बारे में तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि ये हुकूमत जो है अपने आप को बरकरार रखना चाहेगी। इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के, इमरान खान की तो धमकी तो एक तरफ रहने दें, लेकिन दूसरी तरफ खुद इनके लिए जो बहुत ही परेशान कुन हालात हैं। एक तरफ तो जो है यानी इनको फैसले जो करने हैं, अगर वो फैसले करते हैं तो फिर उनके सामने इलेक्शन के लिए जो भी हालात ठीक नहीं रहते हैं। इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो अगर इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी बरकरार रहती है तो फिर ऐसे हालात पैदा होंगे जो किसी को संभालने में नहीं समझ सकते हैं। तो क्या ये हुकूमत जो है इस काबिल है कि वो फैसले कर सके सब किस्म के? मुझे तो नहीं लगता है कि ये फैसले कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए एक और भी प्रॉब्लम इनके लिए जो आ रहा है, खुद एक तो PMLN के अंदर जो है कि ये लिहाज से देखा जाए तो कोई मांग कि क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब एक ही चीज चाहते हैं, या कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं जल्द इलेक्शन चाहते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब जो असेंबलीज हैं उनकी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, 2023 में इलेक्शन चाहते हैं? मेरा ख्याल ये कि ये लगता यही है कि इख्तिलाफात तो मौजूद हैं। जैसे आप ये लंदन में जो गए थे ये मुलाकात करने के लिए, और मेरा ख्याल 3 या 4 दिन तक इनकी मीटिंग भी रही, तो इसमें यही करने थे, या तो आपको फैसले करने होते तो बहुत पहले कर लेना चाहिए थे। आज तकरीबन 6 हफ्ते हो चुके हैं इस हुकूमत को आए हुए, और अभी 1-2 हफ्ते भी इंतजार नहीं किया जा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि वहां पे इस बात में फैसला तो हस्ती तौर पे नहीं हुआ है लंदन में कि जो इलेक्शन फौरी तौर पे कराया जाए, डिसॉल्व की जाए असेंबली। और लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इनके लिए सबसे बड़ा मसला जो बन गया है कि 12 जमातों का जो इत्तेहाद है उसमें अहमांगी नहीं पाई जाती है। अभी आपने जो है MQM का जिक्र किया, और सारे जो इत्तेहाद जी जो इनके साथ आए थे वो किसी न किसी शर्त पे आए थे। अब देखना ये कि क्या ये तमाम जमातें इकट्ठा होकर कोई फैसला कर पाती है, लेकिन कल तक है इनके पास, इससे ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास। कल इनको फैसला करना होगा कि जो है या तो डिसॉल्व करें असेंबली, एक केयरटेकर हुकूमत को आने दें। अब वही सवाल, लेकिन ये कि ये सूरत हाल इतनी आसान भी नहीं है कि जो है कि डिसॉल्व कर दें और फिर नई हुकूमत आ जाए, क्योंकि जो सूरत हाल, जो पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर है, जिस तरह की जो है कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, तो उसमें एक किसी इत्तेफाक करना भी मुश्किल होगा कि आप किस पे इत्तेफाक करेंगे कि जो है वो एक गवर्नमेंट में आए। और जाहिर है कि माशी तौर के ऊपर जो है ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जनरल साहब आपकी जानिब आऊंगी, ये जो 20 मई की डेट देते हैं बार बार इमरान खान साहब, ये क्यों 20 मई की डेट देते हैं? क्या ये कुछ तकरीरों से भी जोड़ रहे हैं इस मामले को? वो तो एक तो खैर वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं। 20 मई को ये कह रहे हैं कि वो ऐलान करेंगे कि जी कब वो मार्च आएगा, वो ये नहीं कह रहे कि 20 मई को सब लोग आए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं ऐलान का ही कह रहे हैं, मगर डेडलाइन तो उन्होंने 20 मई की दी है। जी इसमें हम एक थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं ना कि PDM ने ये वक्त क्यों चुना
کہ بھی اس وقت وہ آئیں، یہ توق گلے میں انہوں نے کیوں ڈالا؟ ابھی وہاں پر دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جن کے مقدمات مکمل ہو چکے ہیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان کو ابھی مزید کوئی خوف نہیں ہے، ایک وہ جن کے مقدمات ابھی چل رہے ہیں، جن کی سزائیں ابھی نہیں ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بچیں۔ دوسری بات نومبر والی بات آپ نے کی، ایک اہم تقرری والی بات ہے، تو اگر وہ جن دو مقاصد کے لیے آئے تھے، جو میرا خیال ہے میں غلط ہو سکتا ہوں، ان کے دو مین مقاصد یہی تھے کہ جی یہ جو اپنی سلیٹیں صاف کریں اور دوسرا نومبر والی تقرری کریں، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے، لیکن اب تو صورتحال اتنی تیزی سے چینج ہو گئی ہے، اتنا زیادہ پریشر عمران خان کی طرف سے بھی ہے اور خود معاشی پریشر ہے اور جو اندرونی خلفشار ہے پی ڈی ایم کا، یہ تین پریشر ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی میرا نہیں خیال کہ یہ تاب لا سکیں گے۔ اور ویسے بھی مینجمنٹ کے اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی حکومت جو کہ اتنے زیادہ لوگوں، اتنی زیادہ جماعتوں پر مشتمل ہو، اتنی زیادہ مخلوط ہو، وہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتی۔ چلیں یہ تو موجودہ حکومت کے بارے میں آپ نے کامنٹ کیا، میں آج جو مریم نواز صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا ہے وہ میں آپ کو دکھائی چلی جاتی ہوں۔ تم نے اسٹیبلشمنٹ کا نمبر بلاک نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا ہے، جس فون پر تم فون کر رہے ہو، جس نمبر پہ تم فون کر رہے ہو، وہ نمبر بدل گیا ہے۔ جب تم اس نمبر پہ فون کرتے ہو تو آگے سے آواز آتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ جنرل صاحب، یہ کل مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسے کے اندر یہ بیان دیا تھا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نمبر بدل گیا ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس وہ نمبر نہیں ہے اب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ فوج نے جب فیصلہ کر لیا کہ ہم اب نان پولیٹیکل ہوتے ہیں تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے سب کو کہ ان کی مدد کریں، ان کو اس میں آسانی پیدا کریں، لیکن دونوں سائڈیں جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں ان کو نہیں، مگر اپنا تجزیہ بھی تو کریں نا، کیا واقعی میں جو نمبر ہے وہ بدل گیا ہے یا کہ ان کو وہ سہولت میسر نہیں ہے؟ نمبر سب کے لیے بدلا ہوا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ بھی کوشش کریں تو یہی جواب ان کو ملے گا کہ یہ سہولت ان کو بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ سہولت صرف پی ٹی آئی کے لیے بند نہیں ہوئی ہے، یہ سہولت سب کے لیے بند ہو گئی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اب اگر یہ کوشش کی پی ڈی ایم نے کہ یہ جو اپنا اکنامک مسئلہ ہے یہ لے کر جائیں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اور وہاں پر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ ان سے آشیرواد لے کے ہم نے یہ کام کیا یا جو بھی کیا وہ بھی نہیں ان کو ملنے کا، تو کسی کو کوئی سہولت اس وقت میسر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے مگر یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہوگا زاہد صاحب پاکستان کی ہسٹری میں کہ واقعی میں کسی کے پاس یہ نمبر نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت جس کی ہم نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ ہمیں نظر آتا ہے صاف طریقے سے۔ اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست بھی عجیب قسم کی ہے کہ جو ہے یہ ایک طرف تو یہ بات صحیح ہے کہ ملٹری کو کوئی حصہ لینا نہیں چاہیے اور اس کے بہت حالت خراب بھی ہوئے ہیں، جو ہمارے ملک کی جو ہے صورتحال میں یہی رہا ہے کہ اگر آپ کے یہ جو مداخلت رہی ہے یا کسی قسم کا بھی ان کا انوالومنٹ رہا ہے تو اس سے حالات صحیح نہیں ہوئے ہیں، خراب زیادہ ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے سیاستدانوں کا بھی ایک جو ہے رویہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیاستدان مل کے اپنے مسائل کو حل کریں، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، بلکہ ہر کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ ملٹری حصہ تو لے لیکن ان کی مدد کرے۔ مطلب یہ ایک جو ہے نظر آتا ہے جو عمران خان صاحب کا اس پر شکوہ ہے وہ کیا ہے؟ شکوہ یہ نہیں ہے کہ ملٹری کو سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہیے، ان کا شکوہ یہ ہے کہ ان کے اوپر سرپرستی جاری کیوں نہیں رہی ہے۔ اسی طرح سے میں خیال ہے کہ دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی ایک جو ہے یہ رہتا ہے کہ اگر ملٹری ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کے سر پہ شفقت رکھتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی سیاست صحیح رہتی ہے۔ مگر زاہد صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب جلد الیکشن چاہتے ہیں، فی الفور الیکشن چاہتے ہیں؟ بیانات تو وہ دے رہے ہیں، مگر کیا وہ نومبر سے پہلے الیکشن چاہیں گے؟ اور کیا نون لیگ جو ہے بالخصوص میاں نواز شریف صاحب وہ جلد الیکشن چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت غصے میں ہے، اپوزیشن میں ہے، ان کا جو ہے جتنا بھی دباؤ ڈالیں گے وہ دباؤ ڈالیں گے اس میں، اور ان کو سمجھتے ہی ہیں کہ انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہتر صورتحال ہوگی۔ لیکن وہی غلطی وہ بھی کر رہے ہیں
کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کل انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، سیاست کا رخ بھی بدل جاتا ہے. ان کے جو نیریٹو چل رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو مستقل ایک اپنایا ہوا ہے، ایک تو وہی تھا کہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، اور دوسرا جو ان کا یہی تھا کہ جو ہے یہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی وہ اس قابل نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب دوسرے رخ پہ چلی جائیں گی. تو اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں جتنی جلدی ہو سکے، لیکن اب آج کل کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. ایک طرف تو یہ کہ بہت سارے اور مسائل بھی یہاں موجود ہیں. پہلے 1990 کی دہائی زیادہ جو اس قسم کے کرائسس ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ بہت آسان یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ایک حکومت جاتی تھی، الیکشن ہوتے تھے، وہ دوسری حکومت آ جاتی تھی، اور الیکشن ایک ذریعہ بن کے آئی تھی جو تبدیلی کی یا جو ہے جو کرائسس کو ختم کرنے کا ذریعہ بن کے آئی تھی. لیکن اب تو صورتحال مجھے لگتی ہے کہ اس صورتحال میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں کسی طور پہ، تو وہ جو ہے وہ آپ کے جو سیاسی بحران ہے، اسٹیبلٹی ہے، اس کو جو ہے اس کو مضبوط نہیں کریں گے. کیونکہ ایک جو بھی اس وقت جب تک یہ سیاستدان بیٹھ کے آپس میں طے نہیں کرتے ہیں میکینزم پہ الیکشن کے، اور اس کو یہ نہیں ہوگا کہ جو الیکشن کی طرح ہر جگہ ایک کنٹروورشل الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر تو صورتحال وہی رہے گی. وقت تو چاہیے نا زاہد صاحب، اس کے لیے انتخابی اصلاحات کے لیے وقت چاہیے. جنرل صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر واضح کنفیوژن ہے کہ جی الیکشنز ہم نے اب کروانے ہیں یا کہ اگلے سال کرانے ہیں 2023 میں؟ جی اس میں تو میرا خیال کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یہ صرف میں ہی نہیں، میرا اپنا تجزیہ نہیں ہے، میں تو اتنا سیاست کو سمجھتا نہیں ہوں، لیکن تمام تجزیہ نگار تمام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دھڑے بندی ہے. ایک وہ جو کہتے ہیں بھی جلدی اسٹاک کو گلے میں نہ اتاریں، اس کو جلد از جلد جو ہے نا انٹرم حکومت بنائیں تاکہ الیکشن کے بعد نومبر سے پہلے اس کے نتائج نکلائیں. لیکن وہ جب بھی بات کر رہے تھے زاہد صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو منظور نہیں ہے، پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ای وی ایم منظور نہیں ہے، اور باہر کے پھر الیکشنز اگر اس صورتحال میں ہوئے تو اس کو قبول کون کرے گا؟ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس کو دونوں کو بٹھا کے یہ میرا خیال ہے کہ ایک باقاعدہ میثاق پر دستخط کروانے پڑیں گے کہ الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہوگا وہ پھر آپ مانیں گے. تو پھر آپ کو بڑا زیرک سیاستدان اس کے لیے چاہیے. جی بہت، میں اللہ کرے کہ کوئی ایسا وزیر اعظم آئے انٹرم سیٹ اپ کا جو یہ سارے کام کر کے، یہ مین کام ہوگا کہ دونوں سائڈوں کو یہ منوانا کہ الیکشن کا رزلٹ آپ مانیں گے، اور بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ میں اس وقت تک الیکشن نہیں کرواؤں گا جب تک آپ. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے جنرل صاحب. بالکل میرے پاس چند لمحے رہ گئے. زاہد صاحب یہ ممکن بھی ہے کہ ایک ایسا زیرک سیاستدان آئے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ کام بھی کرا سکتی ہے کہ نہیں کرا سکتی؟ اصل تو اس کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے نا، کہ ان کو نزاکت سمجھنی چاہیے صورتحال کی. اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی جمہوریت جو ہے برقرار رہے تو وہ ان کو کم از کم ان چیزوں پہ اتفاق کرنا پڑے گا. لیکن جو عمران خان صاحب کا اس وقت رویہ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کسی طور پہ تیار نہیں، اور نہ ہی جو ہے ان کی اس میں لچک. اس وقت وہ اس میں خیال میں وہ تو انقلاب کی بات کر رہے ہیں. جو آپ دیکھیں جا کے جو اب ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خونی انقلاب آنے والا ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ رویہ اگر رہتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کس قسم کی مصالحت ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ تو ابھی سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گمبھیر اس لحاظ سے ہے کہ جو کشمکش ہے کوئی اس میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا جو ہے پارلیمنٹ ہی وجود نہیں، اس وقت پارلیمنٹ کا وجود نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ ایک طرف نظر نہیں آتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ مسائل بھی آتے ہیں کہ الیکشن ان حالات میں ہوں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ آج جو پارلیمنٹ میں مشکل سے 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے. نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا، آج پارلیمنٹ کے اندر واقعی کورم پورا نہیں تھا. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جنرل نعیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو پھر کون اس کی گارنٹی کرے گا کہ صاف اور شفاف ہوں گے، اور کیا جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو قبول کریں گی کہ نہیں کریں گی. اگر قبول نہیں کرتی تو پھر ملک مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہے ناظرین معیشت
मईशत के ऊपर पड़ेगा। तो मईशत के ऊपर हमने एक अलग सेगमेंट रखा हुआ है, हमारे साथ ही रहिएगा और आपको दिखाएंगे कि IMF की तरफ जो है अब पाकिस्तान की हुकूमत जाएगी, क्या IMF लचक दिखाएगी, अगर लचक नहीं दिखाती तो फिर क्या महंगाई ज्यादा होगी पाकिस्तान के अंदर, ये सब कुछ वक्फे के बाद। डॉलर का ताल्लुक मईशत से है। अगर आपकी मईशत कमजोर होगी तो डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। कोई हुकूमत ने ना फैसले किए ना बंदोबस्त किया, सिर्फ कर्जे पे कर्जे लेते गए और मुल्क के मामलात को आगे चलाते गए। और आज हकीकत ये है कि हम इस नहज पर हैं कि ना हम इजाफी कर्जे ले सकते हैं, ना हम जो बिजली के मामलात हैं, जो गैस के मामलात हैं, जो मुल्क की मईशत के मामलात हैं, उनको हल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, माशी तौर पर मखलूत हुकूमत को गंभीर सूरत हाल का सामना है। आज डॉलर 194 की सतह अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी का शिकार रही। सुबह जो था इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 42,375 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं कर रही। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। हम ये बात जानते हैं क्या हालात हैं पाकिस्तान के। IMF से इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात करेंगे और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे। फ्यूचर में ऑयल प्राइस, पेट्रोल प्राइसेस एडजस्ट होंगी, डीजल प्राइसेस एडजस्ट होंगी। हम दुआ करें अगर पेट्रोल की प्राइस दुनिया भर में ऑयल की प्राइस कम हो जाती है तो फिर करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं कम होगी तो कभी ना कभी एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे। मैं भी इधर आगे करूंगा, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन आज वो करने की नौबत नहीं है। IMF की तरफ से मुसलसल इसरार किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की जाए। नाजरीन याद रहे कि 11 अप्रैल को जब मखलूत हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 182.3 रुपए थी। तब से रुपया 11 रुपए 46 पैसे यानी 6.2% कदर जो है वो खो चुका है। मौजूदा हालात में अगर रुपए की कदर में इस्तेकाम के लिए तेल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो महंगाई में इजाफा होगा, जो हुकूमत के लिए सियासी तौर पर नाकाबिले कबूल होगा। 18 मई को हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या हुकूमत महंगाई से बचने के लिए मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकती है और क्या IMF अपनी शराइत में लचक पैदा करेगा? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, जो माहिर माशियात हैं और वज़ीर आज़म की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फरूख सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मईशत पर गहरी नजर रखते हैं और मईशत के हवाले से कौमी अखबारात में अपनी राय भी देते रहते हैं। सबसे पहले आबिद कयूम सुलेरी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपकी भी हुकूमत ने सब्सिडी दी थी और कहा था कि जी जून तक हम सब्सिडी देंगे तेल के ऊपर और बिजली के ऊपर। अब मुझे बताइए, अगर इस हुकूमत ने ये कह दिया है कि हम कर्जे नहीं ले सकते, तो ये जो सब्सिडी है लगभग $600 मिलियन पर माहाना, इसको कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे? कैसे आप इसको जो हुकूमत है इसको फंड करेगी? जी शुक्रिया मुनीज़ा। मैं पिछली हुकूमत में मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का मेंबर था। ज़ाहिर है एज एन एडवाइजर वहां पे मैं अपनी सजेशन देता रहा। पहली चीज तो ये है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी के हक में नहीं हूँ। ये टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए थी और आइंदा भी इसको मौजूदा हुकूमत को टारगेटेड सब्सिडी पे लेके जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि पेट्रोल की 2 कीमतें या डीजल की 2 कीमतें पॉसिबल हैं पेट्रोल पंप पे, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटाबेस आपके पास मौजूद है, रिस्क का डाटा है या आपके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन का डाटा है, वहां पे CNIC को आइडेंटिफाई करके आप बड़े आराम से जो भी आप थ्रेशोल्ड रखें, इनकम थ्रेशोल्ड, उससे नीचे पे जो लोग आएंगे उनको कैश आप डायरेक्ट दे सकते हैं पेट्रोलियम की कीमत में। असल मसला ये है कि अगर आपका IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता है या आपको चाइना, सऊदीया और UAE जो है वो क्रेडिट लाइंस नहीं देते या वो अपनी स्पोर्ट रोल ओवर नहीं करते, तो हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे कि हम फर्दर क्रूड इंपोर्ट कर सके और उसको तो यानी IMF के प्रोग्राम की जो किस्त आनी है वो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आप भी यही लिखते हैं अपने आर्टिकल के अंदर कि आपको IMF के साथ निगोशिएट करना होगा। आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी कल। उन्होंने ये कहा कि फिलहाल जो है हम सब्सिडीज खत्म नहीं कर रहे, तो IMF कोई लचक दिखाएगी फिर अपने शराइत के अंदर, क्योंकि वो तो बार बार कहते रहे कि जी फ्यूल सब्सिडीज को और बिजली की सब्सिडीज को अब खत्म
खत्म करें। जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता पहले आपके पास रख देता हूँ, फिर हम IMF के ऊपर आ जाते हैं। देखिए मईशत के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता ये है कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है, बिल्कुल है, बड़ा ताल्लुक है, बिल्कुल है। एक तरफ अब बयानिया है मईशत की बहाली का, और दूसरी तरफ PTI और उनकी आला तरीन क़यादत जो है वो बयानिया फैला रही है खाना जंगी का। तो ये दोनों बयानिए जो हैं ये मेरे नजदीक एक ही मुल्क के अंदर इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। या तो जो बयानिया है खाना जंगी का उसको दफन करना होगा, और अगर उसको दफन करने में हम कामयाब नहीं होते तो फिर मईशत को दफन करना पड़ेगा। दोनों इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, IMF के हवाले से IMF स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान कहलाती है, आई थिंक वो 24 अप्रैल को सामने आई थी, और उसमें कहा गया था कि वहां पे मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब फौरन ही गए थे वाशिंगटन। उस स्टेटमेंट में ये लिखा गया है कि वी हैव अग्रीड, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का जो डेलीगेशन था और जो IMF थे उसमें दरमियान में एग्रीमेंट हो गया है कि अनफंडेड सब्सिडीज नहीं होंगी। कि वो टर्म इस्तेमाल करते हैं रिवर्स अनफंडेड सब्सिडीज। यस, तो मामला ये है कि वो सब्सिडीज कतन फंडेड नहीं थी। शौकत तरीन साहब बार बार अपनी ट्वीट्स में कह रहे हैं कि उसका फंड हमने क्रिएट किया हुआ था, वो बिल्कुल हकीकत से दूर है। ये किसी किस्म की फंडेड नहीं है, इनके पीछे कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बजट है वो तकरीबन जा रहा है कोई 5,000 अरब के खसारे में। तो जिसका बजट ही खाली हो उसके पास फंडिंग नहीं थी। जैसे आपने कहा कि तकरीबन 100 अरब या 120 अरब की फंडिंग चाहिए हर महीने की बुनियाद के ऊपर। तो वहां ये स्टेटमेंट से लगता है कि वहां पे एग्रीमेंट हो गया था कि इन सब्सिडीज को रिवर्स किया जाएगा। तो अब रिवर्स नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की है वो कंफ्यूज है, वो फैसला सादी नहीं कर पा रही है। और अगर आप देखिए कि ये भी तो अनफंडेड है ना, ये बात भी क्लियर कर दें डॉक्टर साहब। दीज आर अनफंडेड सब्सिडीज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी जो बात मैं ये कह रहा था कि माशी बुनियाद के ऊपर फैसला सादी नहीं हो रही। फरवरी 28 तारीख को जो साबिक वजीर आज़म साहब ने सब्सिडी दी थी वो प्योरली सियासी सब्सिडी थी, माशी बुनियाद उसकी माशी हकीकत कुछ नहीं थी। फिर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया उसी सब्सिडी को कंटिन्यू करने का, वो भी माशी फैसला नहीं था, वो भी सियासी फैसला था। तो जब तक हम मईशत के साथ सियासत खेलते रहेंगे तो मईशत जो है वो सीधी से मगर आप दोनों से मैं पूछूंगी, ये कहना तो बहुत आसान है मगर ये कड़वी जो गोली है कौन निकलेगा? क्योंकि अगर अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं जिसके ऊपर अभी बात भी हो रही है, तो फिर कौन सी हुकूमत एक ऐसा सख्त बजट दे के जाएगी जिससे महंगाई बढ़ेगी और अवाम को तकलीफ होगी और फिर वो इलेक्शन के अंदर जाएगी? इट विल बी लाइक द किस ऑफ डेथ। यही सवाल मैं आप दोनों के सामने रखूंगी और ये भी पूछूंगी आपसे कि कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे IMF की जो कंडीशंस हैं उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए? कोई लचक जो है IMF की कंडीशंस में हो सकती है कि उससे महंगाई पाकिस्तान के अंदर ना आए? कोई ऐसा आपके पास तजवीज होगी? ये मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है मईशत के ऊपर। हमारे साथ हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुनहरी साहब और डॉक्टर फरूख सलीम साहब। आबिद कयूम साहब, ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल रखा था कि अब 18 मई को हमारी IMF के साथ मुलाकात है, तो क्या IMF अपनी कंडीशंस में कोई लचक दिखा सकता है कि जी हमें कम से कम जो सब्सिडीज हमने दी हुई हैं बिजली के ऊपर और तेल के ऊपर वो हमें ना वापस लेनी पड़े? देखिए मरीज़, इस वक्त पूरी दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, बल्कि स्टैगफ्लेशन होने का खतरा है। तो अगर तो हम ये कहें कि महंगाई खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी हुकूमत हो, वो भले मौजूदा हुकूमत है या साबका हुकूमत आ जाए या अगली हुकूमत हो, तो महंगाई तो अपनी जगह पे कायम रहेगी। उसके बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से यानी गवर्नेंस की वजह से हमारी डोमेस्टिक चीजों की महंगाई है, उसको जो है वो अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो शायद उस पर काबू पा ले, लेकिन जो इम्पोर्टेड महंगाई है वो तो नहीं जाएगी।
IMF के साथ जब मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर बल्कि 16% शेयर्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा होगा अमेरिका का, वो वहाँ पे किस कदर सॉफ्ट कुशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्ट कुशन वहाँ पे मिल जाता है तो IMF की टोन जो है वो शायद थोड़ी सी आपको बदलती हुई नजर आए। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर जाहिर है कि IMF की टोन जो है वो बड़ी टेक्निकल रहेगी। जो 18 मई से मुज़ाकरात शुरू होंगे, वहां पे जो एक चीज जो कि हुकूमत को अवाम के साथ शेयर कर देनी चाहिए वो ये है कि जो अगला बजट ये हुकूमत पेश करने जा रही होगी वो एक प्री कंडीशन होगा, प्रायर एक्शन होगा वो IMF के प्रोग्राम को बहाल करने का। उस बजट की अप्रूवल के बाद $1 बिलियन और उसके बाद चाइना के और सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट जो हैं वो आएंगे और वो बजट जो है बिल्कुल, चूंकि ये भी बात कही गई है कि जी अगर IMF अगर आपको किस्त नहीं देती तो फिर चाइना और सऊदी अरेबिया से भी आपको वो किस्त नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल वो मिल जाएगी, अगर वो नहीं देता तो वो मुश्किल हो जाएगा उनका डिपॉजिट्स लेना। तो अगला बजट जो है ये IMF की कंसल्टेशन के साथ बनाया जाएगा और ये कोई बहुत आसान बजट नहीं होगा। इसमें यकीनन जो आपके नॉन प्रोडक्टिव नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है उनको कम किया जाएगा। जो रेवेन्यू है जो अभी तक अनटैप्ड रिसोर्सेज है उनको मजीद और एग्जम्पशन उस पर से खत्म होंगी रेवेन्यू बढ़ाने की। आबिद साहब मुझे एक बात बताएं, अभी जो बात हो रही है कि जी इलेक्शंस हो जाएंगे तो क्या निगरान हुकूमत बजट दे सकती है कि नहीं? क्योंकि जो हमने कानून पढ़ा है, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े, उसके मुताबिक तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं दे सकती बजट, सब्सिडीज नहीं खत्म कर सकती, इस तरह की कुछ नहीं कर सकती। केयर टेकर गवर्नमेंट बजट भी दे सकती है और केयर टेकर गवर्नमेंट बगैर बजट के, यानी जरूरी नहीं कि जुलाई में बजट आए, उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। दोनों चीजों की प्रोविजन मौजूद है। असल चीज इस वक्त जो बयानी है वो ये है कि जिस तरह से PTI की हुकूमत को कहा जाता था कि वो बड़े ओवर द मून वादे करके आगे सब्ज बाग दिखाते हुए, उसी तरह के सब्ज बाग मौजूदा हुकूमत भी दिखा के आई है। उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो PMLN है, महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से मार्च करती हुई आई। नहीं बिल्कुल ये बात तो आपकी दुरुस्त है। अब जो फारूक साहब ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी PMLN भी ये कहती रही कि जी महंगाई जो है उसको हम खत्म करने आए हैं, अब मुश्किल में पड़ गए हैं। मगर मुझे ये बताइए कि जिस तरह आबिद साहब कह रहे थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बजट दे सकती है, सख्त बजट दे सकती है, तो इसके ऊपर भी क्या बात हो रही है कि जी अगर एक निगरान हुकूमत आ जाए, वो एक सख्त बजट दे, वो जो है सब्सिडीज खत्म करे बिजली के ऊपर और तेल के ऊपर, तो फिर मुनासिब होगा और अगला इलेक्शन जो होगा फिर वो उसके अंदर सियासी पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन लड़े। वो बजट कितना अच्छा होगा या बुरा होगा आवाम के लिए जो एक टेक्निकल जो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएगी? देखिए इसमें असल सवाल ये है कि क्या IMF एक इंटरिम गवर्नमेंट से डील करेगी या नहीं, और उसका जवाब वाज़ेह है कि IMF असूली तौर पे किसी इंटरिम गवर्नमेंट से डील नहीं करती। बजट के हवाले से मेरा ये जाती ख्याल है कि केयर टेकर गवर्नमेंट एक बजट दे सकती है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ IMF डील नहीं करेगी। तो अगर हम जाते हैं इलेक्शन की तरफ और केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो फिर मुझे लगता है कि हमारे डिफॉल्ट के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगर IMF की मदद बाय द एंड ऑफ जून पाकिस्तान नहीं आती तो फिर जो हमने कर्जाजात ले रखे हैं जिनकी वापसी होनी है अगले 5 से 6 हफ्तों में, और जो करंट अकाउंट का खसारा आएगा अगले 5 से 6 हफ्तों में, उसके डॉलर जो हैं वो इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं। तो असल सवाल ये नहीं है, मैं समझता हूँ मनीदा के बजट दे सकती है या नहीं। बजट तो मेरा ख्याल है कि केयर टेकर गवर्नमेंट दे सकती है, मगर IMF उनके साथ डील नहीं करेगी। फेयर इनफ। तो आपकी जो बात है उसे यही समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जी आबिद साहब। देखिए IMF जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो नया प्रोग्राम साइन नहीं कर सकती, लेकिन जो मौजूदा प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करने के लिए IMF उसके साथ मुज़ाकरात कर सकती है। ये अलग बात है कि वहां पे अगेन सियासी जो अनसर्टेनिटी है वो रहेगी और IMF जानना चाहेगी कि जो भी कमिटमेंट्स हो रही है क्या इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत उनको पूरा करेगी या उस पर वो यू टर्न ले लेगी। तो जैसे भी आबिद साहब, अगर अब मिफ्ता साहब जाते हैं वहां पे 18 मई को, तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि जी ये हमने फुलफिल करनी है IMF की कंडीशंस, या के निगरान हुकूमत करेगी। ये बात तो साफ हो गई। IMF से सवाल पूछेगा और इसीलिए शायद वजीर आजम जो है वो अपने ताजियों के साथ मीटिंग्स में मसरूफ है। कल तक ये फैसला उनको कर लेना चाहिए या हो चुका होगा कि मुफ्ता साहब क्या जवाब लेके जाएंगे। तो और यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है डॉक्टर फारूक सलीम साहब के, इसी वजह से जो रुपए की कदर है वो इतनी तेजी से गिर रही है, क्योंकि इन्वेस्टर का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस मार्केट के अंदर।
Is that correct? इसके पीछे दो वजूहात हैं मोनिका। एक तो वजह यह है कि अमेरिका के अंदर उनकी शरह सूद बड़ी तेजी से बढ़ाई जा रही है और अमेरिकन करेंसी जो है, जिसको यूएस डॉलर हम कहते हैं, वो दुनिया की तमाम करेंसी, तकरीबन तमाम करेंसी के सामने बढ़ रहा है। इंडिया का रुपया भी गिरा है, बांग्लादेशी टका भी गिरा है, इसी तरह पाकिस्तानी रुपया भी गिरा है। लेकिन पाकिस्तानी रुपये के ऊपर वो डबल जेपटी, यानी कि दो किस्म के प्रेशर, एक तो यूएस डॉलर दुनिया भर में बढ़ रहा है और दूसरा जो गैर यकीनी की फजा है पाकिस्तान के अंदर, वो सरमायाकारों को डरा देती है और वो कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी जो है वो बिजनेस का और मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। तो हमारे रुपए के ऊपर आप समझिए कि दो धारी तलवार चल रही है, एक वो गैर यकीनी की फजा और दूसरा जो है कि वो आलमी मंडियों में यूएस डॉलर जो है वो वैसे ही बढ़ रहा है। इलेक्शन के हवाले से मुझे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो हमारे माशी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ पाएंगे। एक तो जैसे ये है कि आईएमएफ शायद एक इंटरिम गवर्नमेंट से डील ना करना चाहे और वो चाहे कि इसकी पॉलिटिकल बैकिंग क्या होगी। दूसरा इशू ये चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि वो तैयार नहीं है। जी, अक्टूबर की उन्होंने बताया कि हम अक्टूबर में इलेक्शंस करा सकते हैं, उससे पहले नहीं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के नतीजे में हमारे पास कोई ऐसे सोल्यूशंस नहीं निकल आएंगे जो हमारी माशी प्रॉब्लम का हल प्रोवाइड कर देंगे। अगर 3 महीने डिले किए जाती हैं माशी इशू, तो आप सोचिए कि 3 महीने के बाद मईशत का जो हाल है वो आज से भी बुरा होगा। तो यानी आपकी ये तजवीज होगी कि इस वक्त जो है सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, जो असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करें और आईएमएफ के साथ रीनिगोशिएट करके ये बजट और अगला बजट भी दें। जी, ये बजट बिल्कुल डॉक्टर आबिद साहब ने ठीक कहा है कि बजट जब बनाया जाएगा तो बजट की हिकमत अमली जो है वो भी आईएमएफ से अप्रूवल की सब्जेक्ट होगी, यानी कि वो भी आईएमएफ जो है वो अप्रूव करेगा। अब क्या रीनिगोशिएट किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन अ वेरी वीक निगोशिएटिंग पोजीशन। हमारे पास निगोशिएट करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं और ये हमें पता चल गया है कि सऊदी अरेबिया की जो तिजोरी है उसकी कुंजी वाशिंगटन में पड़ी है, जो आईएमएफ की तिजोरी है उसकी कुंजी भी वाशिंगटन में पड़ी है, यूएई की जो तिजोरी है उसकी कुंजी भी वाशिंगटन में पड़ी है। तो हम सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया आईएमएफ की तरफ देख रहा है और आईएमएफ अमेरिका की तरफ देख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेरी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, जो मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, वो आसान हो सकती है अगर सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर आ जाए। इसीलिए तमाम नजरें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर हैं। क्या इस मुल्क के अंदर जल्द इलेक्शंस होंगे या कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? इसका जितनी जल्दी फैसला होगा उसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ेगा। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।